अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ था। ये अ, हड़ताल चल रही थी, आप लोग जान रहे होंगे, है ना, ट्रक ड्राइवर्स की। तो जो पेट्रोल पंप है उसमें काफ़ी लाइन लग गई थी, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें से 2 टाइप के लोग थे उसमें। एक तो वैसे लोग थे जिनको एक्चुअल में पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोल डीज़ल चाहिए था। और दूसरे वो टाइप के लोग थे जो एक्चुअली वो ये सोच रहे थे कि आगे मिलेगा कि नहीं। अभी मेरे पास भले 5 लीटर है, पर क्राइसिस है, इसलिए वो पहुँच गए थे वहाँ पे। तो ज़बरदस्ती फुल टैंक कर दिया। ऐसा था, है ना? तो फर्स्ट टाइप के जो लोग थे, वो लोग नीडी लोग थे एक्चुअल में। और सेकंड टाइप के लोग थे, वो लोग नीडी नहीं थे, ना तो ग्रीडी थे, वो भी नहीं बोलना चाहिए, बट वो एक इनसिक्योर थे कि वेदर आई विल बी गेटिंग पेट्रोल और डीजल ऑन टाइम और नॉट, है ना? मतलब फ्यूचर सिक्योर कर रहे थे वो कि आगे का जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसको एटलीस्ट मैं फुलफिल कर लूँ। तो ये जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। और नॉट ओनली फॉर अस, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इनसिक्योरिटी। और अगर देखा जाए ना, तो मोस्ट ऑफ द वॉर जो होते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में जो भी वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती हैं या दंगे होते हैं, इसके पीछे एक मेजर रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का एक मेजर रीज़न होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी, समझना, है ना? जैसे क्या है कि मेरे इंडिया में पेट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे माइंड में इनसिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता ज़्यादा पेट्रोल, है ना? डीज़ल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो तो डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े रिज़र्वायर बना दिए, बहुत बड़े-बड़े रिज़र्वायर बना दिए टैंक के, और उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली पेट्रोलियम रिज़र्व, एसपीआर, है ना? मतलब हम लोग फ्यूचर में कभी अगर मेरा गल्फ वाली कंट्री के साथ वॉर हो गया, लड़ाई हो गई, तो मेरे पास कम से कम उतना तो पेट्रोल रहे कि फ्यूचर में जब लड़ाई हो तो मैं लंबा लड़ाई लड़ सकूँ। तो जो पर्सन इनसिक्योर होता है ना, वो क्या करता है, ज़्यादा स्टोरेज करने की कोशिश करता है, रादर देन जितना यूटिलाइज़ेशन नहीं होता, उससे ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करता है। इनसिक्योरिटी का एक मेजर रीज़न होता है कमियाँ, हमारे अंदर में कमियाँ। जैसे इंडिया ने बोला, इंडिया में कमी थी, श्योरली है ना? पेट्रोलियम उतना नहीं होता, या तो हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जितना हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकें। एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमारे पास पेट्रोलियम रिज़र्व ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। बट हमारे पास 2 चीज़ों की कमी होती है, या तो तकनीकी रूप पे उतना सक्षम नहीं है, टेक्नोलॉजिकली उतना कैपेबल नहीं है, या इकोनॉमिकली उतना वायबल नहीं है। आर्थिक तौर पे उसको निकालना, उसका शोषण करना, इट इज़ नॉट वेरी मच ईज़ी, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण से हम लोग प्रेज़ेंटली उस कंडीशन में नहीं है कि इंडिया उतना बल्क में प्रोड्यूस कर सके, उत्पादन कर सके। तो ये इनसिक्योरिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ बार-बार? इसका रीज़न है कि मेरे माइंड में कुछ ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि मेरे माइंड में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर में हो। पर मेरे माइंड में है कि वो मेरे में कमियाँ हैं, डेफिशिएंसीज़। तो 2 चीज़ होता है जब भी कमी होता है, या तो उसके लिए कोई भी जो कमी है, उसके लिए घेरा बना लो, जैसे हम लोग करते हैं, है ना? हम लोग पहले से पेट्रोल खरीद के रख लिए। मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर बना लो, या तो उस कमी को दूर कर लो, है ना? 2 ही पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कमी को दूर कर लें, या तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाएँ। जैसे क्या है, जब कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, जब आप जाओगे इंटरव्यू में, है ना? तो आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस समय ना आपके माइंड में भी यही 2 चीज़ें रहेंगी। पहला चीज़ कि वो मुझे ऐसा क्वेश्चन ना कर दे, जो चीज़ मुझे पता नहीं है। और दूसरा कि अगर पता नहीं है, तो मैं पहले से ही डिफेंस क्रिएट कर दूँ, या तो पहले से मैं इतना बता दूँ ताकि वो उस चीज़ों से क्वेश्चन ना करे और उससे स्किप कर जाए। जैसे क्या है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है ना? तो क्या हुआ कि मैं बहुत बड़ा मुश्किल से गाड़ी खरीदा, बाय द वे, है ना? बड़ा मुश्किल से मैंने गाड़ी खरीदा। तो मैं क्या है, बार-बार कोशिश करूँगा कि भई कि मैं आज कार में आया हूँ, है ना? मैं आज वो वाली कार में आया हूँ। ये क्या है, मेरे पास कमी है इसलिए ज़्यादा मैं उसके व्याख्यान कर रहा हूँ, है ना? जब इंटरव्यू में भी जाते हो ना, तभी भी यही दिक्कत होती है। जब आपके में ज़्यादा कमी रहेगी ना, उसी चीज़ को आप बार-बार पॉइंट आउट करोगे और उसको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि वो हज़ार लोग का इंटरव्यू लिया है ना? तो कमियों को दूर करने का ये ईज़ी तरीका नहीं है कि हम लोग डिफेंस क्रिएट करते हैं। रादर देन सबसे अच्छा तरीका है उस कमियों को आइडेंटिफाई करें और उसको दूर कर लें। क्योंकि वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास 1 साल का टाइम है।
तो वो 1 साल में हम लोग ये चीज़ तो कर सकते हैं, पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज़, कमियों का पहला आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसका उस कमी को आप लोग क्यों नहीं खोज पाते, इसका रीज़न है क्योंकि आप ही उसके लिए बैरियर बन के खड़े रहते हो। एक्चुअली आप खुद एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि आप में वो कमी है करके। प्रॉब्लम यही हो जाता है ना? प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग दूसरे के सामने जाते हैं तब एक्सपोज़ होते हैं। भई हम अपने आप में एक्सपोज़ हो जाएँ कि भई मेरे में ये डेफिशिएंसीज़ थी। डेफिशिएंसी बहुत टाइप की हो सकती है। डेफिशिएंसी का एक होता है कि मेरा राइटिंग स्पीड अच्छा नहीं है, या तो मेरा राइटिंग ही अच्छा नहीं है, या मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, स्पेलिंग खराब है, ग्रामर खराब है, या तो मेरा सिटिंग हैबिट अच्छा नहीं है ना? या तो मैं नर्वस हो जाता हूँ स्टेज में। बहुत टाइप की कमी हो सकती है, क्योंकि क्या है आपके 3 स्टेजेस हैं, है ना? इस 3 स्टेजेस में हर टाइप की कमियाँ कहीं न कहीं उजागर हो जाएँगे, है दैट्स फॉर श्योर। जैसे प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम्स में आपका क्या बोलना चाहिए कि ना लॉजिकल कैपेबिलिटी, तार्किक क्षमता, वो आपका चेक होगा मेनली प्रीलिम्स में। और नॉट ओनली लॉजिकल कैपेबिलिटी, तार्किक क्षमता के अलावा हम लोग एक और चीज बोलते हैं क्लैरिटी, स्पष्टता। ये 2 चीजें आपके माइंड में है कि नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं, लॉजिकल एबिलिटी है कि नहीं, वो चेक हो जाएगा आपका प्रीलिम्स में। मेंस में ये जाएगा कि आप कितना डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, कितना दूर तक सोच पाते हो, और उसका प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन तक जाते हो कि प्रॉब्लम तक ही अटक जाते हो। और इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि वो सब तो ठीक है, बट जब समय आने पर वो काम कर पाते हो कि नहीं। ये सब नॉलेज होने के बाद भी जब समय आएगा, तो वेदर यू हैव मेंटली दैट मच टफ, आप मेंटली उतना टफ हो कि नहीं कि जिसमें आप वो डिसीजन ले सको। क्योंकि हो सकता है ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़े, जब क्या है, जहां पे 10 लोग मर रहे हैं और यहाँ पे 1000 लोग मर रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिसीजन लेना होगा। ये हो सकता है बिल्कुल। हम लोग हमेशा से इंडिया का प्रिंसिपल रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना? ज्यादा लोगों के हित के लिए और ज्यादा लोगों के सुख के लिए काम करते हैं। मतलब कुछ लोगों को तो नुकसान होगा ही। यस प्लीज। तो कुछ लोगों को तो नुकसान होगा ही, है ना? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इट मीन्स इट मे हैपन कि मैं 100 लोगों के लिए या 1000 लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, पर 8-10 लोगों को बिल्कुल बुरा लगने वाला है। और वो जो बुरा लगेगा उसके लिए वो लोग सारे हथकंडे अपनाने वाले हैं। वो लोग सारा चीज करेंगे ताकि आप वो डिसीजन को चेंज कर लो। बट अगर आप अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट रहोगे कि यस ये जो डिसीजन है, मैंने इसको पूरे डेटा का एनालाइज करके, आंकड़ों का प्रॉपर सर्वेक्षण करके, तब मैंने डिसाइड किया है कि ये निर्णय होना चाहिए, दिस शुड बी द डिसीजन। अगर मैं उस हिसाब से डिसीजन लेता हूं, तब उसके बाद उसमें कितना भी ब्लेम आए, आई विल बी स्ट्रिक्ट कि मेरे पास उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा है। तो मैं फिर से वही चीज पे आता हूँ, इनसिक्योर। मैं जहां पे भी इनसिक्योर रहूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। और जहां पे डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, वहीं पे आपकी हार हो जाती है। ठीक है? तो जब हम लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को डिफेंसिव तो नहीं होना है ना? डिफेंसिव होना मतलब क्या है? कहीं इससे तो नहीं पूछ दिया, कहीं इससे तो नहीं पूछ देगा। मैं हमेशा से डर में रहूंगा। और उसके कारण से क्या होगा, मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो टेंशन में रहेगा कि पता नहीं इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, मेरा अच्छा से तैयारी नहीं हुआ। और उसके कारण से जो आता है वो भी आपका लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो मैंने बोला ना कि इनसिक्योरिटी का एक ही काम है, आपके में डिफेंस क्रिएट करवाना, और दूसरा कॉन्फिडेंस लूज करवाना, उसके चक्कर में जो आता है उसको भी बर्बाद कर देना। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि इनसिक्योरिटी के कारण से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्रिएट कर पाए, जैसे इसराइल, जापान। जापान और इसराइल, छोटा सा लैंड था उनके पास, पर उनको पता था कि इनसिक्योर थे कि यार मेरे में तो ये कमी है, इतना ही छोटा लैंड है, और कहीं तो मुझे मैंने देख लिया, वर्ल्ड वॉर 2 देख लिया, जापान को फिर से वापस आना पड़ा अपने लैंड पे। इसराइल ने भी देखा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे ही अपना सपोर्ट करना होगा। तो वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली कैपेबल बना दिया। और जापान ने क्या किया? जापान का देखा जाए पर हेक्टेयर यील्ड बोलना चाहिए कि हर एक एकड़ में कितना उत्पादन होता है, वो जापान के पास बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको एग्रीकल्चर भी करना है, उसको एनर्जी भी निकालना है, दोनों चीज चाहिए। खेती भी करना है, ऊर्जा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए उसको। तो वो कैसे करे? तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग हो जाए, या तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक तो इतना बड़ा लैंड है, बोलना चाहिए कि कितना परसेंट लैंड है बोल सकते हो हमारे इंडिया के पास? पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका कितना परसेंट है हमारे पास? कुछ अंदाज है?
इंडिया के पास जो जमीन है 2.5%, 2.4%, ठीक है ना। और आबादी जो है कितना है? 15 to 20%। देखो अपने पास जो बोलना चाहिए कि अ, पूरे वर्ल्ड की आबादी जो है ना वो करीब 8 बिलियन है, 8 अरब, है ना। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 अरब है, 8 बिलियन। और हमारा कितना है? 1.4 रफली मान लो, है ना। मतलब या तो 1.5 भी मान लेते हैं, तो हमारा कितना परसेंट हुआ? वही 15% के आसपास है। मतलब 2% के लैंड में 15% लोगों को हम लोग को खिलाना है। और गुड थिंग इज दैट, सबसे अच्छी बात यह है हमारे साथ, है ना, कि हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस में है। हम लोग के पास जितना की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा हमारे पास फूड है, खाने का सामान है। तो दैट्स द गुड थिंग। हाँ, अब इनसिक्योर कहाँ पे है? इनसिक्योर हम लोग सबसे ज्यादा किसमें है? ऊर्जा में, एनर्जी में। उसमें सबसे ज्यादा हम लोग इनसिक्योर है कि हमारे पास नहीं है। तो इसलिए क्या है, हम लोग डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं एज वेल एज टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी करना क्या है कि आपका जो डेफिशिएंसी पहले आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि नो योरसेल्फ। पहला सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, नो योरसेल्फ। सेकंड थिंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। पहले तो अपने आप को जानो, दूसरा एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझो। जिसके लिए हम लोग हैं उसी चीज को हम लोग बताएंगे कि उसको क्या चाहिए। अब हम लोग नॉर्मली रिलेशन में ऐसे बोलते हैं कि मैं वैसा क्यों बनूं कि जैसा वो चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमको वैसा ही बनना है जैसा वो चाहता है ना। एटलीस्ट ऑन पेपर, और जब तक इंटरव्यू दे रहे हो तब तक तो हमको वैसे ही बनना है जैसा वो चाहता है ना। तो जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम अलग अलग चीज चाहता है। सिंपल चीज है कि मेरे को अगर बाय द वे यहाँ पे प्यून की रिक्वायरमेंट है, तो प्यून की रिक्वायरमेंट है तो मैं कैपेबिलिटी भी तो प्यून का खोजूंगा। हाँ, बट अगर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो मैं कैपेबिलिटी मैनेजर का खोजूंगा। सिंपल चीज है। तो मेरे को पहले उसके रिक्वायरमेंट समझनी है। इसका एक चीज तो आप लोग को क्लियर होगा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है ना, जिसमें आपको क्या है, बहुत सारे डिसीजन ही लेने हैं, है ना। सिर्फ निर्णय ही लेना है और कोई काम नहीं है आपका। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो हम लोग को ये देखना होगा कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि बहुत टॉप के थे। एडमिनिस्ट्रेटर में ये भी हो सकते हैं रूलर, जो राजा वगैरह होते थे वो भी हो सकते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ हो सकता है ना। बहुत टाइप के ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते थे। तो उसमें से एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में हम लोग सुनते हैं कि अकबर थे, है ना, कि मुगल टाइम में बहुत बड़े ये थे, शासक थे। अब इनके में वो क्वालिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा कुछ उन्होंने क्वालिटी था जिसके कारण से रियली में वो इतने दिन तक और इतने साल तक, मतलब मुगल्स आए थे करीब 1526 के आसपास, और जब तक वो डोमिनेंस था 1707 तक, 1707 तक डोमिनेंस था। तो रफली बोलना चाहिए कि 3-4 सेंचुरी तो इन लोग का ही था। तो 3-4 सेंचुरी ऐसा नहीं, अब देखो 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। इन लोग कैसे 100-100 साल, 500 साल राज किए, मतलब कुछ तो ऐसा किए होंगे कि जिसके कारण से ये लोग लोगों के माइंड में इनसिक्योर होने से बचा दिए लोगों को। और जबकि सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि माइनॉरिटीज वेयर गवर्निंग द मेजॉरिटीज, है ना। मतलब देखो ये तो मुस्लिम शासक थे, और मुस्लिम शासक हो के भी ये हिंदू जो जनता है उनका शासन कर रहे थे, और लोगों के मन में असुरक्षा भी नहीं थी। और अभी सिनारियो यही है कि कोई भी दूसरे कास्ट का या दूसरे रिलीजन का आ जाता तो सबसे पहले हमारे माइंड में इनसिक्योर हो जाता, हमारे लिए कुछ करेगा कि नहीं, है ना। तो क्या है, इनसिक्योरिटी का दो एंगल है, एक तो आपके अंदर का, दूसरा जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, जब आप निर्णय लेते हो, तो सामने वाला तो इनसिक्योर नहीं हो रहा है आपके एक्शन से। क्योंकि जिस दिन सामने वाला इनसिक्योर होने लगा, उस दिन से देखना कि अपोज आने लगेगा, विरोध आने लग जाएगा। और जब विरोध आने लग जाएगा तो आपको ना वो एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ना। आप बड़े पोजीशन में आओगे ना तो कम से कम आपके अपोजर्स, जो विरोध करने वाले लोग को रखो। होंगे तो जरूर, है ना, ऐसा नहीं कि सब लोग को सेटिस्फाइड कर लोगे, पर कुछ लोग तो होंगे ही। अब उनको कैसे नॉर्मलाइज करके रखना, है ना। तो इसका एक तरीका होता है, आपके पास में या जब भी आप ना कहीं पे बड़े लेवल पे लीडरशिप करते हो, नेता होते हो, तो आपके जो जनता होती है 3 टाइप की होती है।
एक तो आपके सपोर्टर, जो कि आपके हर एक निर्णय को, मोस्टली निर्णय को आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। वन इज द सपोर्टर। दूसरे टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं फेंस सिटर। फेंस सिटर मतलब क्या है, वो लोग बस बैठ के देखते रहते हैं हवा किस साइड बह रही है, जिस साइड बहेगी उस साइड कूद जाएंगे, है ना। और तीसरे होते हैं अपोजर्स। तो फेंस सिटर तो अपने हाथ में है, सपोर्टर अपने हाथ में है ना। अपने हाथ में कौन नहीं है, जो अपोज करने वाले विरोधी। तो मतलब उतने ही लोगों को हम लोगों को कैटर करना है। और उसमें भी ऐसे लोग हैं जिसमें आप उनके ही भलाई के लिए काम करोगे, उनके ही भलाई के लिए योजना बनाओगे और वही लोग आपको गाली देंगे। ऐसे ही लोग रहेंगे। जैसे क्या है, आप जैसे हरियाणा में जाओगे तो हरियाणा में आप जानते होंगे कि सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। सुना होगा कि वहां पे लिंग का अनुपात देखा जाए तो फीमेल टू मेल देखा जाए तो बहुत ही कम बच्चियां एज कंपेयर टू बच्चे हैं। लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और वही अनुपात उनके बड़े होने में भी दिख रहा है। तो मतलब ये तो कंफर्म्ड है, लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की पैदा होने वाली है और उसको मार देते हैं। तो उसका दो एंगल है, एक तो क्या मेडिकल एंगल है कि कौन उसको सुविधा बता रहा है कि भाई ये लड़की है कि लड़का है। दूसरा कस्टम की गलती है ना, जो रिचुअल्स है या जो भी वो लोग का थॉट है, सोच है, उसकी गलती है कि भाई लड़की होगी तो फिर ठीक नहीं है करके। तो ये दो जो एंगल है, दोनों तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपोजर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में एकदम रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स टाइप का रहता है। उनको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जैसे ही आप ठीक करने जाओगे तो दो कारण, दो चीज हो सकता है। या तो वो लोग एकदम अटैक करें आपके ऊपर, जैसे क्या है माफिया लोगों के ऊपर जब भी होता है तो कई कई जगह पे तो माफिया लोग आईएएस लोगों को मार देते हैं, है ना। क्योंकि आप आते ही सिस्टम को समझे नहीं और एकदम से अपोज में चले गए, है ना। तो पहले तो अपोजिशन या अपोज वाले लोग हैं उनको नॉर्मलाइज करना है ना, ताकि वो लोग आपको हार्म ना करें। धीरे से कॉन्फिडेंस में लो और धीरे से फिर उनके ऊपर अटैक करो। तो पहले मेजोरिटी को अपने साथ रखो। इसलिए क्या है, सभी लोगों को एक साथ एक नहीं लड़ा जा सकता। लड़ना है तो एक बार में एक ही आदमी से लड़ना है ना। अगर सबको एक साथ दुश्मन बना लोगे तो वो आम आदमी पार्टी वाला कंडीशन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जब आया तो बोला कि ये जो लोकसभा में जो बैठे हैं ना, 70% चोर हैं, तो सब चोर लोग मिलके उसको चोर बना दिए। दैट हैज हैपेंड। जब भी आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उल्टा आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा, आप अच्छे होते हुए भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को समझने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है ना। ये भूगोल है, इतिहास है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे का पर्पस एक ही है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को सही रखो। और एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा प्रमाण है, सबसे अच्छा सबूत है, और वो है इतिहास, हिस्ट्री। पास्ट में क्या चीजें हुई थी उस चीज को रिपीट ना करें, जो गलतियां हुई उसको रिपीट नहीं करना है, और जो गलतियां नहीं थी, अच्छे डिसीजन थे, उसको आगे रेप्लिकेट करना। कोई भी डिसीजन ना गलत नहीं होता, सही बताओ ना, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, बस वो समय गलत होता है, या तो वो लोग गलत होते हैं जिसके लिए आप ले रहे हो। जैसे क्या है, बाय द वे, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, एक समय इंदिरा गांधी ने फोर्सफुली स्टरलाइजेशन करवाया था, सुना है कभी? मतलब इंदिरा गांधी ने फोर्सफुली नसबंदी करवाया था बहुत लोगों से, उसके कारण से गवर्नमेंट ही गिर गई, है ना। अब यही चीज अगर देखना, अगर पॉपुलेशन यहाँ पे अभी तो 1.4 बिलियन, अभी तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले बन गया हम लोग इस साल लास्ट ईयर। अगर ये 2 अरब या उससे ऊपर जाने लगेगी, तब आपको लगेगा कि नहीं भाई, जो 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये इनसिक्योरिटी के कारण से दंगे और बढ़ जाते हैं, है ना। जब भी दंगे बढ़ते हैं उसका मेन रीजन होता है ये जो लैंड है ये किसका है, मेरा है कि उसका है, या तो उस कम्युनिटी का है कि मेरे कम्युनिटी का। जब जब रिक्वायरमेंट ज्यादा और चीजें कम, उस समय किसी भी कारण से लड़ाइयां तो होंगी, चाहे वो दंगा के फॉर्म में हो चाहे कुछ भी फॉर्म में हो, लड़ाइयां तो होंगी। इसका मतलब ये है, लैंड तो हमारे पास कम है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब लड़ाइयां होने का पूरा चांस है ना। अब उसको कैसे रोका जाए? तो रोका जाएगा एक ही तरीका है, उसमें हर चीज के पीछे सिस्टम बनाया जाए। सिस्टम कैसे बनाया जाता है? सिस्टम में जैसे अगर सिलेंडर मिलेगा तो पहले बीपीएल वालों को मिलेगा, फिर एपीएल वालों को मिलेगा। बीपीएल समझते हो? पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से जो नीचे वाले हैं उनको पहले मिलेगा, फिर उससे ऊपर वालों को मिलेगा, फिर उसके ऊपर वालों को मिलेगा। एक सिस्टम बना दिया आपने, तो इसमें कहीं का कोई गुंजाइश नहीं है।
कि कहीं से कोई बोले कि भाई उसको पहले सिलेंडर दो, तो उसको नहीं, आपका एक रूल है, एक नियम है। उस नियम में चाहे आपके कोई रिलेटिव भी आ जाए, संबंधी भी आ जाए, या कोई भी आ जाए, उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है। यही तरीका है ना? मतलब सिस्टम बनाना है। आप रहो ना रहो, सिस्टम रहना चाहिए। जैसे क्या है, डीबीटीएल चालू किया गया, आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। इससे क्या है, एक सिस्टम बन गया, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी आ जाए, सबके अकाउंट का इंफॉर्मेशन है, जो भी सिलेंडर ले रहा है उसके पास सब्सिडी चले जाएगी। सिस्टम बन गया। तो चाहे आप जैसे जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, तो आप रहो ना रहो, वो सिस्टम सही रहना चाहिए। और सिस्टम रहेगा तो सिस्टम अपने आप में वर्क करता है, इसलिए सिस्टम का नाम ही सिस्टम है कि वो अपने आप में काम करता है। आप रहो ना रहो, वो काम करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे आपके लाइफ में, या जब आप जॉब करोगे, तो अगर आप सिस्टम बना के चलोगे ना, तो आपका सारा चीज सही चलेगा। तो मेरा बताने का पर्पस ये था कि अकबर ग्रेटेस्ट रूलर क्यों था। इसका एक कारण ये था कि इसने माइनॉरिटीज को इनसिक्योर नहीं होने दिया, है ना? जो सबसे, जैसे उस समय हिंदू थे, है ना? तो हिंदू तो मेजोरिटी में थे, तो हिंदू को भी उनने इनसिक्योर नहीं होने दिया, उनको असुरक्षा का भाव कभी आने नहीं दिया। बट जस्ट उसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो रूलर था इसका, औरंगजेब, वैसे लास्ट तो जफर था, पर औरंगजेब जो सबसे बड़े रूलर में से आता, औरंगजेब ने वही चीज को नहीं किया। औरंगजेब क्या था, कट्टर वो मुसलमान था, और उसके कारण से वो क्या है, लोगों के माइंड में असुरक्षा आने लगी। अब फिर लोग उसकी अपोजिशन करने लगे, ये करने लगे, ये सब होने लगा। ठीक है ना? इसका मतलब कुछ क्वालिटीज हम लोग को फ्रॉम टुडे इटसेल्फ अपने अंदर में लाने हैं, जो कि हमारे एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, एग्जाम में को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। तो पहले ये जान लो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। आप एक और चीज देखे होंगे कि ब्रिटिशर्स भी कम से कम 200 साल रूल किए थे, है ना? 200 साल राज किए थे जो अंग्रेज थे। पर अंग्रेज से पहले भी बहुत लोग आए थे। अगर आपने सुना होगा वास्को डी गामा, है ना? पोर्टुगल वाले लोग, है ना? तो डच, पोर्टुगल, डेनिश, मतलब डेनमार्क के लोग भी आए थे। पर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उसमें एस्टेब्लिश कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए इंडिया में। तो अगेन, क्या क्वालिटी थी इनके में? तो क्वालिटी इनका ये था, सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि ये लोग ने गंदगी नहीं की। गंदगी नहीं की कैसे? जैसे क्या है, जब पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगल के लोग आए थे, तो वो लोग क्या किए, सबसे पहले स्टार्ट कर दिए, प्रिंटिंग प्रेस लेके आ गए। खैर उन्हीं के कारण से हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस होता है। और उसके बाद बाइबल छाप छाप के सबको ना रिलीजन कन्वर्शन करवाना चालू करवा दिए, है ना? धर्म को धर्मांतरित करवाना चालू कर दिए। दूसरा, ब्रिटिशर्स विमेन के एक्सप्लॉयटेशन में नहीं लगे रहते थे, है ना? महिला के शोषण में नहीं लगे रहते थे। पर ये जो पोर्टुगल वाले आए थे, इन लोग उनको भी एक्सप्लॉइट करने लगे, फीमेल को। तो ये दूसरा गलती हो गया। तीसरा, उन लोगों ने क्या किया, जो वहां के जो लोकल किंग है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं रखा। वहां के जो लोकल राजा है उसको कॉन्फिडेंस में न रख के उसको हटा के अपना बन गया। जबकि ब्रिटिशर्स ये तीनों काम नहीं किए, है ना? आपने कभी सुना भी नहीं होगा उसके, है ना? तो जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने क्या किया, पहले तो वो लोग सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिए। भाई मेरा काम है सिर्फ बिजनेस करना, व्यापार करना, मैं और उसके लिए कुछ नहीं आया। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में आते ही नहीं। अगर उनको लगता कि कोई कुछ कुछ राजा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो क्या किए, उनको जबरदस्ती के बिजनेस में आना पड़ा। अदरवाइज वो बिजनेस में आते नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि जहाँ पे जैसे अमेरिका में जो वहां का जो पार्लियामेंट होता है उसको सीनेट वगैरह बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ का पार्लियामेंट है, वैसे वहां का संसद है। तो वहां के संसद में जो वहां के जो विधायक, सांसद लोग होते हैं, है ना, एमपीज होते हैं, उनके पीछे ना वो सारे बिजनेसमैन की लॉबी होती है। बिजनेसमैन उन लोग बोलते हैं कि भाई वहां पे ये पास कराओ, ये बिल पास कराओ, ये एक्ट पास कराओ, और उनकी बहुत बड़ी लॉबी होती है। और वो लोग डिसाइड करवाते हैं कि भाई अमेरिका में ये कानून आना चाहिए था। और धीरे से इंडिया में भी वैसे ही हो रहा है, अगर आप जान रहे होंगे तो। तो अदानी अंबानी के कारण से बहुत सारा डिसीजन उनके फेवर में होता रहता है ना? और ये ब्रिटिशर्स भी उस समय वैसे ही करते थे। वो राजा को ना इस तरीके से मोल्ड करके रखे रहते थे ताकि राजा उनको बिजनेस के लिए अलाउ कर दे। जैसे उनको सूरत में एक लैंड चाहिए था, जमीन चाहिए था, तो पहले तो राजा भगा दिया, भग जाए यहाँ से करके। फिर दूसरी बार फिर से अप्रोच किए और उनको फाइनली मिल गया। इसका मतलब क्या है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है।
अदरवाइज वो उनको रूल नहीं करना था, उनको कोई लेना देना नहीं था कि यहाँ पे सती प्रथा है कि क्या प्रथा है, उनको कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ना वो ना रिलीजन में जाते थे, इनिशियली बोल रहा हूँ, ना किसी के धर्म में जाते थे, ना किसी के कस्टम में जाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। ये तो राजा राम मोहन राय वगैरह जब आए बाद में तब ये सब कानून पास हुआ, अदरवाइज उससे पहले उनको पीछे पड़ना ही नहीं था ये सब में। उनको सिर्फ व्यापार करना था, बिजनेस करना था। अब ये इन लोगों ने क्या किया, अगेन इन लोगों ने यही काम किया, जनता को इनसिक्योर नहीं किया, असुरक्षित नहीं फील कराया। उनको लगा कि वो तो उनके फ्रेंड है ना, उनके फ्रेंड है। तो धीरे-धीरे करके वो लोग जो काम करना था वो कर लिए और वो उनको वही काम किए जो वो करना चाहते थे बिना इनसिक्योर किए वहाँ के लोगों को। और प्रॉब्लम क्या था उस समय, ये छोटे-छोटे रियासत के जो राजा थे सबका एक-दूसरे के लिए ना ये था, खुन्नस था। और यही लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे, है ना? और आपस में लड़ाई के कारण से क्या होता था, ये लोग भले जो फॉरेन का एनिमी है उसको अपना फ्रेंड मान लेते थे पर लोकल लोगों को कभी अपना फ्रेंड नहीं मानते थे। और उसका रीज़न यही था कि हर एक जो राजा था, वो किसी रियासत का तो किंग था, वो तो ठीक है, बट वो जो रूलर था, उसका ये था माइंड में कि भई हर एक रूलर किसी न किसी लैंग्वेज या किसी न किसी डायलेक्ट का वो रूलर था। मतलब समझना कि हमारे यहाँ इंडिया में एक यूनिक चीज़ था और वो था ज्योग्राफिकल बोलना चाहिए कि डिसिमिलैरिटीज़, भौगोलिक विविधता। इतने टाइप की चीज़ें थी हमारे इंडिया में, अभी भी हैं, जिसके कारण से हर जगह पे अलग-अलग कल्चर डेवलप हुआ। हमारे पास विंध्य सतपुड़ा है, इधर पे हिमालय है, इधर पे वेस्टर्न घाट है, इधर पे राजस्थान है, इधर पे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व वाला। इतने टाइप की नदियाँ हैं और इतने टाइप के माउंटेन्स हैं कि क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। तो हर जगह अलग-अलग बोली, अलग-अलग कल्चर डेवलप होने लगा और हर एक कल्चर का एक-एक राजा बनने लगा और वो हर राजा उस जगह का अपना भगवान था। तो इसके कारण से जो तमिलियन है उनको तेलुगु से तकलीफ, तेलुगु वाले को कन्नड़ से तकलीफ, जो किंग थे उस समय। तो नीचे में ही 3 टाइप के हो गए थे, चोल, चेर, पांड्य, आप सुने होंगे, है ना? ये 3 का शासन था साउथ में। तो वो 3 का ही आपस में टेंशन रहता था कि बाहर वाले लोग जो भी आए, ब्रिटिशर्स हमारे फ्रेंड है पर ये लोग अपने फ्रेंड नहीं है ना? तो ये जो इनसिक्योरिटी जो आपस के राजा लोगों के लिए था, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट लगा है ब्रिटिशर्स ने। है ना? उनको लगा कि यस इन लोग तो आपस में ही खटास है, तो उससे अच्छा अपन ये करते हैं। और खटास क्यों थी? क्योंकि 2 रीज़न था, एक तो इलिटरेसी था, सबसे पहला बात, है ना? उस समय ये था कि राजा का बेटा राजा होगा, वही चीज़ था। और मोस्ट ऑफ द राजा में लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि राजा के मरने के बाद उसका छोटा भाई राजा बने, कि उसका बेटा राजा बने, है ना? यही चीज़ होता था, है ना? और मोस्ट ऑफ द लड़ाइयाँ इसी से हुई है। कि राजा क्योंकि राजा का छोटा भाई सोचेगा कि भाई वो मरेगा तो कम से कम मैं तो बनूं, पर तब तक उसका बेटा रेडी हो गया। अब उन्हीं के बीच में लड़ाई होगा, चाचा भतीजा के बीच में मोस्टली लड़ाइयां इसलिए। मतलब क्या है, अगेन इनसिक्योरिटी, आई एम सेइंग कि आप जितना इनसिक्योर करोगे जनता को या इनसिक्योर खुद रहोगे, उतना ज्यादा आपके में डिफरेंस क्रिएट करने की भावना आएगी। तो ब्रिटिशर्स ने भी सेम चीज वही किया कि उन लोगों ने इनसिक्योर नहीं होने दिया, इसलिए 200 साल तक राज कर पाए। तो हम लोगों को इस एग्जाम के लिए क्या चीज चाहिए? हमारे एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करना है, इसका एक सिंपल तरीका है, व्हाट आई हैड टोल्ड यू, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है और मैं अपनी कमी देख लूं, दोनों को मैच कर दूं। यही 2 चीज चाहिए, है ना? मेरी जो कमियां हैं या मेरी जो स्ट्रेंथ है, ये दोनों को मैच करूं किसके साथ? जो यूपीएससी या सीजीपीएससी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैच कर दूं। दैट्स द परफेक्ट थिंग। तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं। ये दोनों चीज को समझते हैं, फिर अलाइन करने की कोशिश करते हैं 1 साल तक। ठीक है ना? तो जो भी नोटबुक लाए हो उसमें लिखना प्लीज। वैसे नोटबुक के लिए आप लोग को ब्लैंक पेपर को यूज करना है। ब्लैंक पेपर A4 साइज का पेपर यूज कर सकते हो या तो उसी को बाइंडिंग करके यूज कर सकते हो। तो नोट्स उसी से बनाना है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स होगा। और नोट्स बनाने के लिए ऐसा चीज यूज करो जिसमें फ्यूचर में कभी कुछ एडिशन करना है तो वो किया जा सके। सबसे अच्छा होता है A4 साइज का पेपर जिसमें आपने पंच करके रख दिया, फ्यूचर में ऐड करना है, बीच में एक और पेपर ऐड कर दिया, है ना? प्लेन पेपर पे ही लिखना है जिसमें लेफ्ट साइड में मार्जिन लिखना है और उसका अलाइनमेंट जो है ऐसे टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। जो पेन से स्टार्ट कर रहे हो उस पेन में अगर आपको सही फील नहीं होता, 2-4 पेन यूज करो, मार्केट का 100 पेन यूज कर लो।
बट वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये पेन मेरे लिए अच्छा है, मेरे हैंड के हिसाब से अच्छा है, तो उसके बाद उसका 10 पेन रख लो अपने पास, क्योंकि वो मॉडल बंद हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो पेन डिसाइड कर लो कौन सा पेन करना है। ब्लू और ब्लैक पेन अलाउड होता है, तो ब्लू और ब्लैक पेन से ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब जो नोट्स बनाओगे, पेज में एक साइड मार्जिन बना दो, इधर पे लिखना है, राइट साइड में अगेन कुछ छोड़ देना, है ना, मतलब इस टाइप का आपको बनाना है। इस टाइप का आपको नोट्स बनाना है। A4 साइज का आप यूज कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपको अपना आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसमें कितने वर्ड्स आपके हो जाते हैं, कितने शब्द में लिख पाते हो, मतलब एक पूरे पेज में आपके कितने शब्द खत्म होते हैं, कितने वर्ड खत्म होते हैं, कि रफली आपको अंदाज हो जाना चाहिए। इस साइड के मार्जिन में आपको टॉपिक या जो भी चीज है वो लिखनी है, मतलब टॉपिक हो गया, क्वेश्चन हो गया, या कुछ भी हो, जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स सब इसमें लिखनी है। यहाँ पे आपको अपने आप को याद रखने के लिए, वो चीजों को याद करने के लिए अपना कोई भी छोटा सा सिंबल टाइप का बनाना है, सिंबलिक हो सकता है या कुछ चीजें क्लू टाइप का। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्लू होगा, और किसके लिए क्लू होगा, इस पूरे चीज को याद करने के लिए। और धीरे से क्या करना है, सिर्फ इस क्लू को देख के ये पूरा पेज को क्या करना है, रिविजिट कर सके, या आपको रिमाइंड हो सके, वो चीज आपको करना है, ठीक है। तो ये क्लू ही आपके नोट्स हैं, है ना। लेटर ऑन क्या होगा, सिर्फ क्लू देखोगे समझ आ जाएगा, हाँ इस पेज में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये तो हुआ कोचिंग का नोट्स। यहाँ पे जो बनाओगे नोट्स, घर में भी बनाते हो तो सेम ऐसे ही नोट्स बनाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से जाके फेयर करना है, नहीं, फेयर होगा तो यही होगा, है ना। जो भी हैंडराइटिंग खराब हो रही है तो उसको अच्छा यही करो, है ना। जो भी हो सकता है वो पूरे 2 घंटे की क्लास को, ये जो 2 घंटे की क्लास है, इसको रिवीजन करने का टेक्निक यहीं पे अपनाना है। 10 मिनट में रिवीजन करना है अपने को, 2 घंटे की क्लास को 10 मिनट में रिवीजन करना है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए जो भी लिखना है आप लिखो। उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो भी टीचर एग्जाम्पल्स देता है ना, उस एग्जाम्पल से चीजें याद आती है, और वो एग्जाम्पल को लिख लो, कोई इशू नहीं है। इससे क्या है, आपको पूरा क्लास याद आ जाता है, और यही अच्छा तरीका है। 2 घंटे की क्लास का रिवीजन करने में अगर 2 घंटा लग रहा है, इट मीन्स यू हैव वेस्टेड 2 आवर्स, 2 घंटा वेस्ट कर दिया, है ना। कई कई लोग उसी को फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग सुनते हैं, नहीं, क्या मतलब है, आपने नोट्स बनाया, वो नोट्स ही काफी है, और वो 10 मिनट में होना चाहिए। हाँ, बट कई पॉइंट ऐसे होता है कि आपको याद नहीं आ रहा, तब अपन फिर से वो पॉइंट को जाए, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है कि हाँ मेरे को वो पॉइंट सुनना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 10 मिनट में आपका रिविजन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें बताया। पहला चीज, A4 साइज का पेपर, घर में जो नोट्स बनाओगे उसको भी ना स्पीड से ही बनाना है, स्लो नहीं बनाना है कि अच्छा हैंड राइटिंग से एकदम डिजाइन डिजाइन बना के, नहीं, है ना, उसको भी स्पीड से ही बनाना है, फटाफट बनाना है, ठीक है। पेन पेंसिल वगैरह रखना है, जो भी रखना है आपको अपने पास, उसी पेन पेंसिल को यूज करते जाना, ठीक। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 4 चीजें लिखो आप मुझे। पहला चीज ये लिखना, अपना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जो आपके में गुण है, जो आपको फील होता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करेगी। ऐसे 5 क्वालिटीज, 5 क्वालिटी मुझे अभी लिख के बताओ। ऐसे 5 गुण लिख के बताओ, और उसके बाद ऐसे 5 कमियां, 5 वीकनेसेस विच यू फील कि आई विल हैव टू इम्प्रूव सो एज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। 5 कमियां और 5 गुण, 5 आपकी क्वालिटी जो कि इस एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करने वाली है, और ये फ्रंट पेज में होना चाहिए, क्योंकि 5 क्वालिटी को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और 5 वीकनेस को देख के आपको फील होगा कि मुझे इसको इंप्रूव करना है एवरी डे। ऑनलाइन में भी सारे लोग प्लीज लिखो, चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो, जो लोग ऑनलाइन में हैं, अपने 5 क्वालिटीज को आप चैट बॉक्स में डालिए।
पहले तो क्वालिटीज डालिए. योर नेम? वीणा. ओके. कैचिंग पावर. ओके. देन सेकंड वन पंक्चुअल. ओके. स्पेलिंग गलत है. ठीक है. नहीं PUN. ठीक. PUNCTUL. ठीक है. ठीक. फैमिली. अच्छा भैया आपके कोई हैं क्या? क्या IAS IPS क्या है? हाँ. अच्छा तो वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं मतलब. ओके. ड्रीम. ओके. पेन यू फील. डिटर्मिनेशन. ठीक है. डिसिप्लिन. परसेवरेंस. यस. फोकस और मोटिवेशन. क्या लिखे हो तनिष्क? स्ट्रेंथ में क्या क्या लिखे हो? कॉन्फिडेंट. ठीक है. और लिखो. कान्हा क्या क्या लिखा है? एक्सपीरियंस. अच्छा गुड. कन्विंसिंग. रिप्रेजेंटेशन पावर. ओके. एनालिटिकल पावर. गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा. हाँ ऋषिका. स्नेहा बंसल ने लिखा है गुड लिसनर. गुड. कम्युनिकेशन. कैचिंग पावर. ओके. ठीक है. ऋषिका. अमृता. राहुल. प्रिंसी. चैट बॉक्स में ही लिख लो. तनिष्क 5 क्वालिटी चाहिए सिर्फ एक नहीं. हम लोग को कभी कभी अपने लिए भी कैंपेन करना पड़ता है कि आई एम द गुड कैंडिडेट. तो उस समय जब अपना कैंपेनिंग कर रहे हो अपना प्रचार कर रहे हो तो उस समय बताना पड़ेगा ना 5 क्वालिटी मेरे सब ये सब है. क्या लिखा? कॉन्फिडेंस. ये लास्ट में लिखा ना. इसमें कॉन्फिडेंस कम था. और कुछ बड़ा है? रीडिंग. अच्छा. और क्या? प्रैक्टिसिंग. अच्छा. कॉन्फिडेंस. अच्छा. कुछ और बढ़ाया आप? कुछ और लिखे? और है 5 क्वालिटी और लिखो ना. है ना. फास्ट. कैचिंग. ओके. कॉन्फिडेंस. कंसंट्रेशन. पंक्चुअलिटी. गोल ओरिएंटेड. प्रैक्टिसिंग. हाँ. अच्छा किसी ने लिखा नहीं क्या? हार्ड वर्किंग. किसी कोई हार्ड वर्किंग भी है? कोई भी आप लोग में से कोई हार्ड वर्किंग? वैसे जो ना प्रैक्टिसिंग और ये जो लिखे हैं ना वो एक्चुअली हार्ड वर्किंग में ही आता है ना. जो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता है ना वो हार्ड वर्किंग में आता है. एक और क्वालिटी मैं बता रहा हूँ. कोई गुड लिसनर है? लिसनर. गुड लिसनर अगर है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. 2 PhD वाले जब मिलते हैं ना तो वो लोग ना बस बोलते हैं सुनते नहीं है एक दूसरे का. ऐसा नहीं है कि सारे PhD ऐसे होता है पर ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें हमको फील होता है कि हम सबसे ज्यादा बता सकते हैं रादर देन जितना रिसीव कर सकते हैं. और वो स्टेज आना नहीं चाहिए एक्चुअली और थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं आना चाहिए. क्योंकि जो आपको पता है वो तो आपको पता है ना. ऐसे एक आपने सुना होगा अगर आपके रूम में अगर आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो तो आप गलत जगह पे हो. क्योंकि वहां कुछ सीखने का नहीं मिलेगा. अगर आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो उस रूम में या अपने फ्रेंड्स में तो आप गलत जगह पे हो. क्योंकि आपको वहां होना नहीं चाहिए. ठीक है ना. तो क्या है एक गुड लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खासकर ये 1-1.5 साल की क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा है ना. एट द सेम टाइम जब इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उनका ना
जो वर्डिंग्स होंगे वो अलग होंगे, उनका जो थॉट होगा या कुछ जो पैरामीटर होगा जो जज कर रहे होंगे वो कुछ और होगा, है ना? वो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फील ही नहीं होगा कि आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में उसके पीछे का थॉट कुछ और होगा। और वही चीज को समझना, इसलिए गुड लिसनर अगर रहोगे ना तो रियली में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। इनफैक्ट पता है, गुड लिसनर आपके लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। क्या है कि आप पीछे का इंटेंशन समझ पाते हो, और इंटेंशन समझने के लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पूरा चीज मैं बोला जो पूरे लाइफ में ना, रादर देन वर्ड्स इंटेंशन मैटर्स, है ना? इंटेंशन ज्यादा मैटर करता है रादर देन वर्ड्स। और हम लोग मोस्ट ऑफ द लड़ाइयाँ वर्ड के कारण से करते हैं रादर देन इंटेंशन के कारण से। उसकी नीयत क्या थी ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्लास में बोला होगा, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। विषय और संदर्भ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टेक्स्ट मतलब जो चीज आपको लिखा हुआ है, तो कंटेक्स्ट मतलब किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर एक इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा कि भाई आपके घर में कौन कौन है, तो आपने बताया भाई मेरे भाई है, मेरे बहन है ना, मेरे फादर ये टॉप 1 के ऑफिसर हैं, ये सब बताया आपने, है ना? पर आप जब बता रहे हो ना, वो बताने का लहजा, वो चीज को लहजा मतलब नहीं, वो बताने में आपका कहाँ पे ईगो ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे आप अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो, वो सारा चीज वो समझेंगे। इसलिए पहला लाइन लिख रहा था, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा व्हाई डू यू वांट टू बी एन ऑफिसर, जो भी ऑफिसर के लिए आप देखना चाह रहे हो। ये 2 क्वेश्चन, और उस 2 क्वेश्चन से आपका सारा अंदर का निकाल लेंगे कि वो क्या चाहते हो आप करके। अब कितना भी रट के जाओ, पर वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है और वो जानते हैं कि कैंडिडेट्स कैसे होते हैं करके। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑनेस्ट होना, ठीक है? खैर मैं बोल रहा था गुड लिसनर, लिसनर का रीजन ये है कि देखो, हम लोग हियरिंग एंड लिसनिंग में एक डिफरेंस होता है कि सुनना और ध्यान से सुनना में एक डिफरेंस होता है। तो हम लोग को लिसनिंग करना है रादर देन हियरिंग करना है, ठीक है ना? नॉइस को बस हियर करते हो, पर क्लास को आप लिसन करते हो, और यही डिफरेंस, जहां पे भी ब्रेन अप्लाई होता है वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड चीज, आपका एफर्ट ज्यादा मैटर करता है रादर देन आपका रीजन, बोलना चाहिए कि रिजल्ट। मतलब एक्चुअली क्या है कि आपने प्रयास पूरा किया, रिजल्ट में नहीं आया बाय द वे, पर स्टिल एफर्ट्स मैटर। जैसे क्या होता है, आपने कभी बचपन में सुना होगा कि एक बकरी ने लड़ाई किया भेड़ से नहीं, वो भेड़िया से लड़ाई किया, तो बहुत दिन तक लड़ाई किया और फाइनली वो मर गया, है ना? तो सब लोगों ने बोला कि वो बकरी जीता। वही बकरी क्यों जीता? क्योंकि भाई वो वीक था, पर फिर भी वो उसने इतने दिन तक लड़ाई किया, वो जीता। एफर्ट एफर्ट मैटर्स, प्रोमिसेस मैटर नहीं करते, एफर्ट्स मैटर, कि मैंने एफर्ट तो मारा पूरा। आपके पेरेंट्स भी ना आपको ना उसी तरीके से जज करते हैं कि आपने एफर्ट किया कि नहीं। जैसे कई बार पेरेंट्स का ये हैबिट होता है कि तू ये पास कर लेगा तो मैं तेरे को ये दे दूंगा करके, ये होता है। बाय द वे आप नहीं पाए, फिर भी आपका एफर्ट रहता है ना, तो वो लोग दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एफर्ट आपने किया। प्रयास बहुत जरूरी है। अब हाँ, अब बोलोगे कि प्रयास सर, प्रयास ऐसा करो कि जिसमें रिजल्ट ही ना आए, तो ऐसा क्या मतलब है करके, क्योंकि रिजल्ट स्पीक्स एवरीथिंग, है ना? ये भी एक बोलते हैं कि भाई जो लास्ट रिजल्ट है वो आपके लिए बोलता है। तो क्या चीज अचीवमेंट होता है इस एग्जामिनेशन में? अगर मैं प्रयास किया, सफल रहा या असफल रहा, दोनों चीजें हो सकती है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम नॉट सक्सेसफुल, यही दो चीजें हो सकती है। तो अगर पहला कंडीशन है, जब मैंने फुल एफर्ट दिया था, इफ आई एम सक्सेसफुल देन वेल एंड फाइन, इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल तो क्या हुआ? तो आपको लगेगा ये तो गलत हो गया करके, मैं तो 1.5 साल वेस्ट कर दिया। बट ट्रस्ट मी, इस एग्जामिनेशन में यही सबसे बड़ा ब्यूटी है कि ये एग्जामिनेशन में जो पढ़ाई करते हैं ना, वो इतना हेल्प करता है कि थ्रू आउट द लाइफ आपके डिसीजन सही होंगे। और नॉट ओनली दिस, जैसे ये एग्जाम में अगर नहीं हो पाया, पर आपके लाइफ में ना जो भी डिसीजन होंगे ना, वो आपको इतना सक्सेसफुल बना देगा कि आपके लिए ये डिसीजन छोटा लगने लगेगा, या ये सक्सेस छोटा लगने लगेगा। ट्रस्ट मी, ये सक्सेस जो है ये आपको छोटा लगने लगेगा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लोगे फ्यूचर में। जो यूपीएससी का या सीजीपीएससी का, सीजीपीएससी तो नहीं बोल सकता, पर ये जो यूपीएससी का जो 100 का रैंकर है और जो फर्स्ट रैंकर है, दोनों के में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, बस लिखने के स्टाइल में बस डिफरेंस आता है। उनके थॉट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और कभी कभी आप देखना, जब ना यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू होता है ना, या थर्ड रैंकर ज्यादा अच्छा बोलता है रादर देन फर्स्ट रैंकर। पर
कुछ हो गया कि उसने ज्यादा अच्छा से लिख दिया या कुछ अच्छे से नहीं लिख पाया, इसका मतलब एफर्ट थर्ड रैंकर का ज्यादा था, अभी तो वो ज्यादा अच्छा पर्सनालिटी है रादर देन फर्स्ट रैंकर। तो इसलिए क्या है, जिसने इस जर्नी को एंजॉय कर लिया ना, इस जर्नी को जिसने एंजॉय कर लिया ना, दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। क्योंकि जो पर्सन इस जर्नी का, प्रिपरेशन की जर्नी को, यात्रा को एंजॉय करना सीख गया, वो एक्चुअल में हर दिन अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करेगा। और जब हर दिन अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करेगा तो वो हर दिन सक्सेसफुल होगा, बिकॉज यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर माइंड कि आई हैव डन माई जॉब टुडे, मैंने आज का काम तो मैंने किया। ठीक है ना, ये हर दिन जीतना इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन एक दिन जीतना, है ना। और वो भी जीतना क्या होता है, आप देखना हमारा ब्रेन ना, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है जिसमें सबसे मॉर्निंग में जिस चीज के कारण से आपकी नींद खुलती है वो है अधूरा वर्क, अधूरा टास्क, जिसके कारण से आपकी नींद खुलती है। और या तो सुबह, सबसे सुबह जो सपने आते हैं ना, वो ना हाफ बोलना चाहिए कंप्लीटेड वर्क से रिलेटेड सपने आते हैं। और ये ब्रेन इस तरीके से बना है कि सुबह सबसे पहले अलर्ट करेगा कि ये चीजें काम आपकी पेंडिंग है, जिसको आपको पूरी करनी है। तो ये सारे काम को आपको पूरा करने के लिए सुबह से अलर्ट हो जाता है। इसलिए क्या है, मॉर्निंग में जो सपने आते हैं ना, वो सपने कहीं ना कहीं उससे लिंक रहते हैं, जो कि आपके टास्क पूरे फुलफिलमेंट से रिलेटेड होते हैं, और उससे रिलेटेड कहीं के डर हैं, उससे रिलेटेड होता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, अगले दिन एग्जाम है, तो उस एग्जाम का आपको सपना ये आएगा कि कहीं मैं छूट तो नहीं गया, लेट तो नहीं हो गया, या मैंने पेन ले जाना भूल गया। ये सुबह सुबह सपने आएंगे आपको, अगले दिन का एग्जाम आएगा तो। और ये नेचुरल है, ये ब्रेन आपको अलर्ट करता है कि आप ये सब चीज को भूलना नहीं, ये सब को रखना है। तो प्रायोरिटीज सेट करता है ब्रेन हर दिन का, और जब वो प्रायोरिटीज फुलफिल कर देते हो तो नाइट में नींद अच्छी आती है। ठीक है ना, तो सुबह की प्राथमिकता, सुबह की प्रायोरिटीज, और नाइट में उसका कंप्लीशन, वो सफिशियंट है आपके रात की नींद के लिए। और पता है, जो पर्सन हैप्पी है ना, वो हैप्पी है, उसका सबसे अच्छा इंडेक्स है, उसको नींद बहुत अच्छी आती है ना, रियली में उसको नींद बहुत अच्छी आती है। इट डजंट मीन कि जिसको नींद अच्छी नहीं आती वो हैप्पी नहीं है, वो ओवर एक्साइटमेंट भी नींद नहीं लेने देता, और अंडर एक्साइटमेंट भी नींद में प्रॉब्लम करता है। आपको मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट रखना है। ठीक है, खैर मैं ये बोलना चाह रहा था, आप लोगों का जो स्ट्रेंथ वाला क्वालिटी लिखी हो, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हार्ड वर्क, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग हमेशा से आपके हाथ में है, टैलेंट जरूरी नहीं कि आपके हाथ में है। क्योंकि आपका टैलेंट अगर टेबल टेनिस का है तो मेरे यूपीएससी में क्या काम का है, यस, बट उसमें कुछ क्वालिटीज होंगे जो कि आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो टैलेंट से रिलेटेड एक आपने शायद कहानी सुना होगा कभी, जिसमें ऊंट वाला, सुना है क्या? नहीं, है ना। एक ऊंट और उसका बच्चा, ऊंटनी और उसका बच्चा, है ना, कैमल और उसका बच्चा जू में थे। तो जू में बच्चा पूछता है माँ से, माँ हम लोगों को इतने लंबी टांगे क्यों मिली है, इतना लंबा पैर क्यों मिला है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये जो राजस्थान है या रेगिस्तान है, उसमें जो रेत है, डेजर्ट है, वो बहुत गर्म हो जाता है, सैंड जो है बहुत गर्म हो जाता है, तो उससे बॉडी को दूर रखने के लिए हमारे जो पैर हैं लंबे हैं। तो बोला कि अच्छा। फिर वो बोलता है कि मम्मा हमारे पीछे में हम क्यों है, ऐसा कुबर क्यों निकला हुआ है? वो बोलता है कि देखो, रेगिस्तान में हमेशा पानी नहीं मिलता, तो हमको पानी की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, खाने की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारे बॉडी में ऐसा बना हुआ है। बोला अच्छा। फिर बोलता है कि हमारे आईज के सामने इतने सारे हेयर क्यों हैं? तो वो बोलता है कि, उसकी माँ बोलती है कि भाई जो रेगिस्तान में बहुत धूल आता है, डस्ट का स्टॉर्म होता है, धूल के तूफान होते हैं, जिसके कारण से उससे बचाने के लिए हमारे में इतने लंबे लंबे आईलैशेस पलके हैं। तो फिर लास्ट क्वेश्चन पूछता है, मम्मा तो हम लोग यहाँ क्यों हैं, हम लोग जू में क्या कर रहे हैं, हमको रेगिस्तान में होना चाहिए। मतलब द टैलेंट विच यू हैव, अगर वो रही सही प्लेस पे नहीं है तो वो वेस्टेज है कि नहीं? टैलेंट तो है, बट मैंने अलाइन नहीं किया अपने गोल के साथ उसको। तो अगर मैंने टैलेंट को अपने गोल के साथ अलाइन नहीं किया तो आपका टैलेंट का क्या मतलब? या तो अपने गोल को अपने टैलेंट के साथ अलाइन कर दो, या तो अपने टैलेंट को अपने गोल के साथ अलाइन कर दो, दोनों में से एक चीज होना चाहिए ना। तो मैंने वही बोला ना कि अगर मैं टेबल टेनिस अच्छा खेलता हूँ तो मैं टेबल टेनिस के टॉप पे जाने की कोशिश करूँ, या तो मैं अपना जो मेरा गोल है, अगर मेरे को आईएएस बनना है या डीएसपी डीसी जो भी बनना है, तो अगर मेरा ये गोल है तो मेरे सारे टैलेंट को मैं इसके लिए यूज करूँ। जैसे
पीटी में फोकस की जरूरत होती है तो फोकस को मैं यूज करूं, क्विक रिएक्शन की जरूरत होती है वो उसको यूज करूं मैं, तो वो सारा टैलेंट को मैं लेके आऊं उसमें, ठीक है ना। तो यही है, अपने सारे गुण को इसी की तरफ लेके आना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क, ठीक है ना। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि hardworking person can beat the talented person if talented person is not working hard, ठीक है ना। अगर हार्ड वर्किंग पर्सन जो होता है ना, जो कठिन परिश्रम कर सकता है, वो गुणी वाले व्यक्ति जो टैलेंटेड पर्सन है उसको बीट कर सकता है, अगर टैलेंटेड पर्सन जो है वो वर्क हार्ड नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए ना जो पर्सन को ना मेहनत करना आता है ना, उसके लिए गुण की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये एग्जाम में ना समय देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जाम वास्ट है, डीप ज्यादा नहीं जाना है आपको, ज्यादा ज्यादा विड्थ कवर करना है, तो समय देना है, और समय देना है मतलब हार्ड वर्किंग करना है, रेगुलर बैठना है। तो इसमें डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, है ना, नियमितता जिसको बोल रहे हैं, वो सारा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट विड्थ पे ज्यादा कवर करना है। हाँ, डेप्थ भी एक लेवल का होगा। देखो क्या है, इंजीनियर्स ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, या साइंस के स्टूडेंट ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, और आर्ट्स वाले ज्यादा ऊपर में रह जाते हैं, तो दोनों को मिक्सचर चाहिए मुझे। ना तो पीएचडी करना है आपको, पीएचडी करना नहीं है आपको, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, उसके पीछे का कारण निकालना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास है, इसमें ओरिएंटेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्लास में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते जाऊंगा, तो आप लोग के लिए फिर उस समय फिर कैच करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप लोग पहले से ये क्वालिटीज को डेवलप कर जाओ। तो स्ट्रेंथ में आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेंथ बताए, अब मुझे क्या क्या स्ट्रेंथ चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है, पहला तो मैंने बोला हार्ड वर्किंग। दूसरा जो होता है, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सपोर्टिव है देन ओके, नहीं है तो देयर इज नो इश्यू। आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें ये चेक होता है, या तो ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें ये बताता है कि आपका बैकग्राउंड ऐसा था इसलिए आपने सक्सेसफुल हुए। बैकग्राउंड बोलने का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने बीए किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, जो भी किया, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये पर्सन जो है उसको हेल्प मिला और उसके कारण से इसने यूपीएससी या सीजीपीएससी क्रैक कर लिया, नहीं। इट मीन्स मेरे को बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता। बैकग्राउंड में वो भी मैटर नहीं करता मुझे कि भाई आप पास्ट में मोस्ट ऑफ द एग्जाम फेल हो गए कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम पास हो गए, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे ये एग्जाम में सक्सेसफुल होना है। अभी रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ था, टेस्ट मैच, है ना, जिस जगह पे उन लोग कभी जीते ही नहीं थे टेस्ट मैच, पर जीत गए। तो क्या मैटर करता है बैकग्राउंड, भाई पास्ट में जीते नहीं जीते, भाई आज जीत गए ना, खत्म, ठीक है ना। वैसे एक बार जीतना है हम लोग को। सेकंड चीज है लॉन्गर सिटिंग, थोड़ा सा सिटिंग हैबिट को बढ़ाना होगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना है तो सिटिंग हैबिट ज्यादा देर तक पढ़ने का आदत होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो जो एसेंशियल चीजें हैं आपकी सराउंडिंग में, उसको आप आसपास में रखो। जैसे क्या है, पीने का पानी है ना, या तो एटलस वगैरह है, या जो भी चीजें हैं सामने में, एक ना वर्ल्ड फिजिकल मैप का ना एक रख लेना, भौतिक जो मानचित्र होता है उसको आप सामने में रख देना, और इधर पे राइट साइड में भारत का भूगोल भूगोल, है ना, इंडिया का फिजिकल मैप। ये दो चीज आपको रखने की रिक्वायरमेंट है। और मॉर्निंग में जब ब्रश करते हो ना, तो ब्रश करते करते ना क्या करना है, इंडिया में जाना, और ऐसे करके कोई पॉइंट को जहाँ पे जो आपको सुना सुनाया लगता है उसको सर्कल कर देना, ऐसे 5 सर्कल करना रोज, ठीक है ना। अब जैसे अगला दिन हुआ, मैं गया, वो 5 सर्कल को देखा मैंने, और मैंने देखा कौन उसके ऊपर है, कौन उसके नीचे है, कौन उसके राइट साइड में, कौन उसके लेफ्ट साइड में, है ना। मैं इसको बस आइडेंटिफाई किया, और फिर अगेन 5 सर्कल मैंने नया किया, पेंसिल से ना, ऐसे पेन से मत कर देना। तो पेंसिल से मैंने क्या किया, वो 5 सर्कल एक दिन में किया ब्रश करते करते। फिर अगले दिन मैंने क्या किया, उसको देखा कि कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है। फिर एक और एंगल से देखा मैंने, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे है कि उसके ऊपर है, ठीक है। उस तरीके से मैंने देखा। इस तरीके से मैंने क्या किया, उस 5 पॉइंट को रोज जाके देखा, और अगेन 5 पॉइंट किया, और उसको भी अगले दिन देखा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे लोकेशंस आपने ट्रेस आउट कर दिए,
धीरे धीरे करके। ये हो सकता है माउंटेन हो, पर्वत हो, पठार हो, प्लेटूज हो, प्लेन्स हो, या किसी सिटी का नाम हो, बड़ा सिटी का ना, छोटा छोटा सिटी को मत करते रहना। तो वो सब चीजों को आप करना। तो इससे क्या है, आपका ये इंडिया का मैप धीरे धीरे करके होता जाएगा। ठीक है। इमोशनली स्टेबल चाहिए मुझे। क्या है कि आप जिस स्टेज में हो उसमें ऐसा होता है कि इमोशनली अप डाउन्स होते रहते हैं, और इट इज वाजिब, ये वाजिब है ही कि होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। तो बायोलॉजिकली तो अपन ऐसे हैं, पर मेंटली हम लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना। देखो, इमोशनल स्टेबल का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखोगे कि एम एस धोनी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो धोनी ऐसा था कि जितना प्रेशर आता था उतना अच्छा परफॉर्म करता था, है ना। वही सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे प्लेयर होते हुए भी एक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाए। इसका मतलब क्या है कि जब समय आता है और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो हो सकता है आप परफॉर्म ना कर पाओ। तो मैं इतना सारा पढ़ाया 1.5 साल तक, उसके बाद एग्जाम टाइम में प्रेशर के कारण से आप नहीं कर पाए, वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर को झेलना मुझे आज से ही सीखना है। और उसका अच्छा तरीका क्या है ना, छोटा मोटा प्रेशर लेते रहो, है ना, छोटा मोटा प्रेशर लेते रहो, है ना। इवन जैसे कहीं पे ना आपके आसपास में कुछ फंक्शन भी होता है जिसमें आपको लीडिंग कुछ मिल रहा है, एंकरिंग करने का या कुछ ये, तो ले लो और तैयारी करके जाओ। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। वो बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। तो छोटा छोटा मोटा जो भी एंकरिंग का, वो सबसे अच्छा तरीका होता है एंकरिंग वाला, क्योंकि एंकरिंग में जितने लोगों के सामने आप फेस करते हो और कॉन्फिडेंट होते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है फिर आप लोग को बोले भी कैसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, पर आपने उस समय सीख लिया उस दिन कुछ, अगले दिन वैसा नहीं करोगे, अगले बार कुछ सीखोगे। तो वो छोटा छोटा प्रेशर हैंडल करना सीखो। ठीक है ना। इमोशनली स्टेबल में जैसे आईक्यू से ज्यादा मुझे ईक्यू चाहिए, इसको इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं। आईक्यू, मेरे पास टैलेंट बहुत हो सकता है, बट मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूं, तो मेरे आईक्यू धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, अगर मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो प्रेशर हैंडल करना है मुझे। और इसका वही तरीका है, एक और तरीका है। जैसे अम, जब किसी से लड़ाई होती है, होगी, झगड़ा होगा या जो भी होगा, उस कंडीशन में ना अपने वर्ड्स को थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करो, वो आपको इमोशनल स्टेबल करता है। क्योंकि क्या है, आप जितना झगड़ा करोगे माइंड उतना परेशान होता है, और उसके कारण से आपका 3-4 घंटे की पढ़ाई खराब हो जाती है। प्रॉब्लम ये है। अगर मैं बोलूँ ना कि जो दिमाग का जो शांति है, मेंटल जो पीस है, उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई है। इवन जैसे क्या है, आपने कहीं पे किसी ने ठग दिया आपको, 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, पर अगर वैसा देख के आपका मेंटल पीस हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू का है। मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई आके बार बार बोलता है भाई मेरे को वो दे दो, दिवाली का इनाम दे दो, दिवाली का इनाम दे दो, 10 बार बोल रहा है, पर इस तैयारी के ड्यूरेशन में आप नहीं चाहते कि वो परेशान करे, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो हो सकता है पत्थर मार के चला जाए घर में। तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते अभी 1.5 साल में, है ना। तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी आपको कोई डिस्टर्ब करे, मेंटल पीस हटाए। वैसे क्या है, गाड़ी में जा रहे थे, कोई किसी ने आके ठोक दिया पीछे से, आप, गलती नहीं थी, फिर लड़ाई करना चालू कर दिया उससे। अरे ऐसा नहीं कि उसको अपोज नहीं करना है, पर इतना करना है कि मेरा मेंटल पीस रहे, 1 घंटे बाद मैं नॉर्मल हो सकूं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब मैं दिल्ली में था, 2009 की बात है। तो दिल्ली में था तो क्या है कि जो मेरा ओनर था ना, उसने क्या किया कि बिजली का बिल बढ़ा के दिया, है ना, कि आपका बिजली का बिल इतना हुआ था। अब हम लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे, उसमें था कि ये बिजली का बिल का जो रेट है वो अगले महीने से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसमें लिखा था। अब भाई ये तो मेरे को पिछले महीने से दे रहा है, तो मैं जाके झगड़ने चला गया, है ना, कि भाई, और वहां तो एकदम हरियाणवी वाले रहते हैं, एकदम जाट वाट रहते हैं एकदम। तो मैं बोला कि भाई आप 500 रुपये मेरा एक्स्ट्रा ले लिए, मेरा ये हुआ, तो झगड़ा हो गया, अच्छा खासा झगड़ा हो गया। अब इसके बाद मेरे को थोड़ा डर लगने लगा कि पता नहीं उसने, मैं तो इस जगह पे अकेला हूँ, उसने वो क्या कर देगा करके। इसके कारण से 2-3 दिन तक मेरा माइंड ना अनस्टेबल रहा। अब वो 500 रुपए के चक्कर में मेरा 3 दिन की पढ़ाई खराब हुई। तो वैल्यू का नहीं था, गलती हुई, है ना। मैं उसको दे देता, ठीक है जो भी है, हटा, पर मेरा 3 दिन तो सही रहता, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि पता नहीं वो कहीं मेरे को चमकाने तो नहीं आ जाएगा, 2-4 लोग कॉल लेकर तो नहीं आ जाएगा करके। इतनी इस लेवल का बहस हो गया था। अननेसेसरी क्या किया, झगड़ा पाल लिया, है ना। वैसे ही आपने क्या किया, गाड़ी ठोका गई, आपने क्या किया, हो सकता है उसकी गलती थी, फिर भी वो गाली देके चला गया आपको। तो भाई ऐसा होता रहेगा,
10 लोग गाली देते रहेंगे, आप जिस पोस्ट में जाओगे ना उतने ज्यादा गाली देने वाले मिलेंगे। तो क्या कितने का सुनते रहोगे? अगर मैं अपने आप को स्टेबल नहीं रखूंगा तो वो तो भाई करता रहेगा। पत्थर मारने वाले तो बहुत हैं। एक दिन मैं पोस्ट ऑफिस गया, एक भिखारी ने मेरे से पैसा मांगा, तो मैं बोला रुक जा, मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ करके, फॉर्म भर रहा था। और उसके बाद फिर मांगा, बोला नहीं दूंगा जा करके, गंदा गंदा गाली देने लग गई। अब मेरा मन खराब हुआ कि मैं उससे लड़ूं, भाई क्यों लड़ूं? मेरा मन खराब होगा ना, उसने तो जो करना था वो कर दिया। और वो एक्चुअली मुझे गुस्सा करना चाहती थी। उसका सबसे बड़ा गेन क्या हुआ? उसका गेन ये नहीं हुआ, उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है, पर कम से कम मेरा दिन खराब हो जाए। दिन खराब कर दिया उसने मेरा। बता ना कि जो पर्सन आपको गुस्सा कर सकता है, इसका मतलब वो आपको हैंडल कर सकता है। समझ लो ना, जो पर्सन आपको गुस्सा कर सकता है मतलब आप उसके आवेश में हो, आगोश में हो, आप उसको वो आपको वो सब चीज कर सकता है। फिर जो आपको गुस्सा नहीं कर रहा मतलब आपका मेंटल पीस इस लेवल का है। कई लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, सामने वाला ना खुश होकर ऐसे देख रहा है ना, तो वो जीत गया। वो जीत गया। मतलब क्या है, मेंटल पीस किसी भी कॉस्ट पे है, वो सबसे बड़ा कॉस्ट है और सबसे अच्छा चीज है इस पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने बोला इमोशनल स्टेबल हो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आएगा आपके समय, उस समय आएगा, ये समय काम देगा। मेरा 1.5 साल की तैयारी है, अगर मैं आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा करके। अरे भाई क्या होगा के चक्कर में आपका 2 घंटे वेस्ट हो रहा है ना। तो वो सोचना ही नहीं है, वो प्रेशर हैंडल करने के लिए धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होता है ना। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन मेरे जिंदगी में मैटर करता है, कौन मेरे जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वो मैटर नहीं करता तो ना उसके शब्द मैटर करते, ना वो मैटर करता मेरे। तू मेरे को इतने दिन से फोन नहीं किया, तू मेरे को भूल गया, अरे जाना भूल गया, खत्म करके, है ना। अरे भाई क्या यार, क्यों? क्योंकि भाई दोस्ती इसलिए की थी ना कि भाई कभी भी जरूरत हो तो मैं फोन कर लूं। अब क्या रोज के रोज फोन करते रहो कि भाई भूल गया है, याद करा? अरे ये सब क्या है, फॉर्मेलिटीज है फालतू का। मैं अपने जिंदगी में खुश हूँ, तू अपनी जिंदगी में खुश है, पर तेरे को तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को तकलीफ है तू आ जाना। अब क्या फालतू का मैं याद करता रहा हूँ उसको? ये इस लेवल का आपका अंडरस्टैंडिंग है आपका उससे, तो यस इट्स ओके फाइन। ऐसे ही दोस्त चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक है एनालिटिकल पावर, एनालाइज करना थोड़ा सा जरूरत है। एनालिटिकल पावर जो आप लोगों ने लिखा वो बहुत अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि क्या है, एनालिटिकल पावर बहुत चीजों में काम आएगा कि ये प्रश्न या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये भी समझने में हेल्प करेगा। एनालिसिस कैसे होता है? जब मैं क्या है, सिलेबस देखता हूं और प्रीवियस साल के क्वेश्चन पेपर देखता हूं, ये दो चीजों से ही एनालिसिस होता है। पहला दिन मुझे सबसे पहले सिलेबस देखना है, और सिलेबस इस तरीके से देखना है कि 2-4 दिन देख देख के उसको रट डालना है कि कहां से क्या है। इससे क्या हेल्प होगा मैं बता रहा हूँ। अब आपने बुक पढ़ना चालू किया, फिर आपको याद आएगा कि सिलेबस में ये चीज लिखा है, सिलेबस में ये चीज लिखा है। जब अपना वो पढ़ के ना सिलेबस को टिक करते हो ना, तो आपको लगता है कि मेरा एक टॉपिक खत्म हुआ, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है ना। आपको संतुष्टि होगी कि आज मेरा एक टॉपिक खत्म हो गया। तो सिलेबस आपने रखा, सिलेबस में आपने देखा कि हाँ ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, पढ़ के उसको टिक कर दो, आपका वो परमानेंटली तैयारी हो गई। दूसरा, आपको फोकस रखता है। अब क्वेश्चन पेपर से क्या है, अब ये टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, और क्वेश्चन पेपर इतने बार देखो कि आपको याद हो जाए कि इस एरिया से इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, है ना। स्टार्टिंग के 3-4 दिन से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पे ही फोकस करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाकी चीज पढ़ने का। अब देखना आगे की पढ़ाई आपका बहुत फ्रूटफुल होगी। आपको पता है इसमें से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप उसी तरीके से पढ़ाई करोगे। अभी ज्ञान लेने के लिए पढ़ाई नहीं है, अभी आंसर करने के लिए पढ़ाई है। क्योंकि नॉलेज आपको इसी चीज का, ज्योग्राफी हिस्ट्री का पहले मिल चुका है पहले, पर उसको अब कैसे आंसर करना है, ये इस चीज की पढ़ाई और लड़ाई है, दोनों चीज है। तो अब जैसे ही मैंने ये बुक पढ़ा, है ना, 2-4 पेज पढ़ा, उस 2-4 पेज में सबसे पहले जैसे ही मैं पढ़ाई जब चालू करता हूँ सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, इसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा से एक पेंसिल अपने हाथ में रखना है, अंडरलाइन करना है। जो मुझे फील होता है कि ये अच्छा चीज है उसको अंडरलाइन करना है, पेंसिल से करना है अंडरलाइन। बट मेक श्योर करो कि ये पूरे पेज में अगर 100 लाइन है तो सिर्फ 10 ही लाइन अंडरलाइन हो। कई लोग पूरा लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं और वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने पेज पढ़ा, उसमें अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के लिए इससे 2 हेल्प होती है। पहला चीज, एग्जाम में वो अंडरलाइन पोर्शन याद आता है, जहाँ पे अपने वो चीज पिक्चर में आती है आपके कि हाँ यहाँ पे मैंने लिखा था करके। दूसरा चीज ये होता है कि जब सेकंड रिवीजन करोगे तो उस समय सिर्फ उतना पोर्शन को देख के वो पेज को याद करना है,
है ना, क्योंकि उस पूरा पेज का सबसे बड़ा सार्थकता क्या है, वो अंडरलाइन पोर्शन, तो वो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। उस समय भी नोट्स नहीं बनाना है, थर्ड रिवीजन में उसका नोट्स बनाना है ना। जैसे आपको एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ और उस चीज़ से समझने की कोशिश करना। अपना मेहनत को कम करो और अपना गेन को मैक्सिमम करो। जैसे क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले मैंने पढ़ा था अटल आवास योजना के बारे में, या मैंने इससे पहले राजीव आवास योजना के बारे में पढ़ा था। अब नया योजना आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना? मैंने पढ़ाई किया, पढ़ा, उसमें लिखा था बीपीएल वालों को इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारा पढ़ा। पर ऐसे करने से मेरे माइंड में गार्बेज इन्फॉर्मेशन जा रहा है, कचरा जा रहा है। अब मैं इसको कैसे पढ़ूँ? तो मैं पहले सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में होना क्या-क्या चाहिए? अगर मैं आवास योजना बनाता तो क्या-क्या होता? तो आप बोलते हैं कि गरीबों के लिए घर चाहिए, जिसका इनकम का क्राइटेरिया इतना है, उसके लिए ये होना चाहिए। इस तरीके से, और 2025 तक सबके घर, सबके यहाँ ये होना चाहिए। इस तरीके से मैं टारगेट बनाऊँगा। अब उसमें से क्या-क्या मैच करता है आवास योजना में? आपको लगा हाँ, ये सब तो मैच करता है, तो उसको रटने की क्या ज़रूरत है? वो तो आपको पता है, यही चीज़ होना चाहिए। तो जो चीज़ नहीं था, उसी को बस रट लो। तो आपने मेहनत कम किया ना, आपको अंदाज़ से पता चल रहा है इसमें क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ को क्यों रटोगे? तो जो बच गया उसको आप बस अंडरलाइन कर लो कि ये चीज़ें यूनिक हैं। हाँ, जैसे अगर उसमें लिखा है कि बीपीएल में सिर्फ़ वुमेन को मिलेगा, है ना? वुमेन के नाम पे मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लो, बस वही काम का है आपका, बाकी काम का नहीं है। तो गलतियाँ, एरर्स, उसको गलतियाँ नहीं बोलनी चाहिए, एरर्स, है ना? जो मेरा थॉट है और जो वहाँ लिखा है, उस दिनों के बीच में जो एरर है, वही चीज़ मेरा नोट्स है। नोट्स समझ गए क्या है? ठीक है? फिर है मेमोराइज़िंग। देखो, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें रटना भी बहुत पड़ता है। ऐसा नहीं कि रटना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं जापान और इंडिया का रिलेशनशिप पास्ट का नहीं जानूँगा, तो नया रिलेशनशिप के बारे में मैं कैसे बता पाऊँगा? है ना? तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा पास्ट में क्या-क्या हुआ था, और उसके लिए 2-4 रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट है हैंडराइटिंग। आपका जो भी नॉलेज है, अगर आपने सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं। हैंडराइटिंग वैसे मैटर नहीं करता, पर आप खराब हैंडराइटिंग करोगे तो उसको एनॉय करेगा, आपको परेशान करेगा, और उसको परेशान करोगे तो वो आपको परेशान करेगा, नंबर ज़्यादा नहीं देगा। तो हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए कि स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है ना? स्पष्ट हो, डिस्टेंस ज़्यादा रख सकते हो, 1 साल में तो आप हैंडराइटिंग भी बना लोगे, अच्छा हैंडराइटिंग कर लोगे, है ना? तो हैंडराइटिंग सही करो। वीकनेसेस भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो गई, वीकनेसेस क्या-क्या हो सकती है। तो वीकनेसेस में यही चीज़ हो जाती है, कुछ लोगों की रटने की कैपेसिटी कम रहती है, मेरी भी थी ऐसी, इसलिए मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं था। तो भाई अगर ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए ना हर एक इवेंट को किसी चीज़ से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेमोराइज़िंग का एक मैं क्लास लूँगा, कैसे करना है करके। कनेक्ट करने से ही उसको ना पास्ट की इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करो, तब याद रहेगा। पास्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था, उससे उसको बस जोड़ दो, उससे आपको याद होगा। हैंडराइटिंग बैड है तो उसको ठीक करो। रिसोर्सेज़, कई बार हम लोग गलत रिसोर्स से पढ़ना चालू करते हैं, गलत बुक से पढ़ना चालू कर देते हैं, और वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, इस एग्ज़ाम में क्या है, अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हो जो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो आप गलत चीज़ पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो तो वो पढ़ रहे हो तो आपने सही काम किया, नहीं। क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बुक उठा के सारा चीज़ पढ़ दिया, नो, है ना? आप माइंड में गार्बेज इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो और वो यूज़ का नहीं है। जैसे अगर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर है, वो कहीं से जाता है तो उसके आस-पास के आस-पास के लोगों का चेहरा याद हो जाता है उसको, क्योंकि वो उस टाइप का ट्रेंड है ना? वो क्या-क्या पहना था, या उसका शू कैसा है, या गाड़ी कौन-सी खरीदी, वो सारा चीज़ उसको ध्यान में रखना है ना? एक रॉ के एजेंट के लिए भी रिक्वायर्ड है, बट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गार्बेज इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे? आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यूपीएससी से रिलेटेड है। इवन अब मैं बता रहा हूँ, आपको न्यूज़पेपर में भी आपको यूपीएससी का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं तो मूवी देखता हूँ तो उसके पीछे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको मैं आइडेंटिफाई करता रहता हूँ, ये कौन-सा प्लेस होगा करके। क्योंकि मुझे हर जगह वही दिखता है, तो आपको भी वही चीज़ दिखना चाहिए कि भाई इतना सुंदर प्लेस है तो है कहाँ? कौन से कंट्री का है, कौन से देश का है? तो उसको देख लिया, आपको याद हो गया, ठीक है ना? टाइम, जिसके पास समय ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। इट डज़न्ट मीन कि जिसके पास समय बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा कर पाएगा। देखो, क्या होता है, शनिवार और रविवार, ये दोनों के बीच में डिफरेंस एक होता है। संडे को क्या होता है,
दिन भर फ्री है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 8 बजे उठते हैं आराम से, 8-9 बजे उठे और सोचते हैं कि ना आज बहुत टाइम है, फिर ना ब्रश वश करते सब फ्रेश होते 10 बज गया। नॉर्मल डेज में मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ, पर उस दिन मैं 10 बजे नाश्ता कर रहा हूँ, 10 साढ़े 10 बजे। अब 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता किए, फिर धीरे कुछ कुछ काम किया आपने 1-2 घंटा, फिर लंच का टाइम हो गया, फिर लंच खा लिया, फिर सो गए। फिर शाम का टाइम हुआ तब आपको थोड़ा टेंशन हुआ कि पूरा संडे मेरा बीत गया और अगले दिन से मेरे को जाना है फिर। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? आप सोचे थे संडे को बहुत काम करोगे, पर अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब टाइम ज्यादा रहता है तो हम लोग डिसिप्लिन कम होते हैं। तो अगर संडे को भी मैं वर्किंग डे जैसे काम करूं, जैसे मेरे को 8 बजे मेरे को उठ के नहा लेना है ना, या 9 बजे तक नाश्ता कर लेना है, तो वैसे ही करो संडे को भी। इसके बाद जो 10 बजे से जो 5 बजे का टाइम है जिसमें ऑफिस जाते हो, वो टाइम आपका गेन है संडे का। पर अगर आप संडे के दिन अपने दैनिक के जो कार्य काम है उसमें आप टाइम निकाल रहे हो, तो आपका जो काम करना चाहते थे संडे को वो नहीं कर पा रहे। गेटिंग इट? इसलिए बाकी दिन भी जो वर्किंग है ना, उनके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जो उनको 4 घंटा मिलता है ना, वो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं रादर देन जिसके पास पूरा फ्री है, क्योंकि उनको पता है 4 घंटे से ज्यादा नहीं है उसके पास समय। ठीक है? तो इसलिए जब 4 वो टाइम जो है ना, उसका वैल्यू निकालना आपके हाथ में है। अगर आपके पास समय कम है तो उसमें वैल्यू ज्यादा निकालो। जैसे जापान के पास लैंड कम था तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा करता है, तो सेम चीज है। ठीक है? इमोशनली अनस्टेबल मोस्टली लोग रहते हैं इस समय, पर उसको सही करो। राइटिंग का स्पीड थोड़ा बढ़ाना है आपको, है ना, ज्यादा चीज लिख पाओगे। हैंड राइटिंग और को सही भी रखना है, स्पीड भी बढ़ाना है। ठीक है? तो यहाँ तक है, बाकी आगे और कुछ मैं बताऊंगा, पर इस बीच में मैं आप लोग से प्रश्न, कोई क्वेश्चन है तो लेना चाहूंगा। बाकी जो एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस में कैसे कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट आज का क्लास सिर्फ ये था कि हमको कैसे अप्रोच करना है, अपने माइंड को कैसे ये करना है। क्योंकि देखो, अगर पहला दिन सही है ना, तो वो अंतिम दिन भी सही कर देता है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी शुड नो हाउ टू फिनिश इट, है ना। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ये समझ आना चाहिए कि खत्म कैसे करना है इसको। ठीक है? इसलिए क्या है, हमको खत्म करने का तरीका ये सब चीजें हैं। और खत्म करना ऐसा नहीं कि उसको खत्म ही कर देना है, मतलब हमको उसको सक्सेसफुल होकर खत्म करना है। यही सबसे अच्छा ये है। तो इसलिए क्या है, 3-4 दिन आप अपने सिर्फ कुदाल को ही शार्प करो, पेड़ तो कट जाएगा। पेड़ कट जाएगा, आपका स्ट्रेटेजी सही रहेगा, आपका एक्स शार्पन रहेगा, तो आप पेड़ काट डालोगे, है ना। तो 3-4 दिन आप बस फोकस करो कैसे पढ़ना है करके। तो घर जाके क्या करना, सिलेबस आपका जो यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, उसमें सिलेबस टाइप करना। गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिलेबस का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सिलेबस डाउनलोड करना, और उस सिलेबस का प्रिंट आउट करके अच्छे से देखना क्या क्या चीज पूछा गया है, सिलेबस में क्या क्या है। और ऐसा रहे कि मैं अगली बार पूछूं कि सिलेबस में क्या है या ये कौन सा पोर्शन का है, तो आप लोग बता सको, मैं पूछूंगा आप लोग से। ठीक है? तो आज का काम है सिलेबस को डाउनलोड करना, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। दूसरा, हर एक चीज का नोट्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाते जाना। अभी ज्योग्राफी भूगोल चालू होगा, तो आप भूगोल का एक नोट्स बना दो। उसमें भी 2 पार्ट होगा कि भारत का, जैसे यूपीएससी का 2 है, वर्ल्ड एंड इंडिया, और छत्तीसगढ़ का इंडिया और छत्तीसगढ़। ठीक है? तो उस तरीके से जो भी जिसका है वो उस हिसाब से नोट्स बनाएगा। तीसरा है कि पेन को आइडेंटिफाई करना, कि कौन सा पेन को आप यूज करने वाले हो। आज से ही आइडेंटिफाई करना चालू कर दो, 2-4 दिन में आइडेंटिफाई हो जाएगा। चौथा है, कल से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। जो न्यूज़पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। जो यूपीएससी वाले हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल पे फोकस करें, और जो सीजीपीएससी वाले हैं वो नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर पे। पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी पर्सन को लोकल न्यूज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोकल न्यूज़ ना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में ना आपसे ना लोकल न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक पहले पूछते हैं कि कहाँ से हो। अगर छत्तीसगढ़ बोलोगे ना, तो सबसे पहले नक्सल पे क्वेश्चन आएगा। ये है पास्ट में सालों सभी लोगों के साथ ऐसे ही हुआ है ना। तो आप लोग के ऊपर भी यही क्वेश्चन आएगा कि नक्सल का क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो आपको पहले इस एरिया का, नक्सलाइट वाला एरिया, या जो जो चीजें छत्तीसगढ़ के नाम से लोग जानते हैं बाहर में, वो चीजें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है आपको वहां पे पीएससी का ये स्कैम के बारे में भी पूछे, क्या लगता है आपको क्या हुआ था करके, ऐसे ये भी पूछ सकते हैं। वो एकदम कमजोर नफ्स को पकड़ेंगे। और वो पढ़ने का रीजन ये है
कि आपको पहले ये करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, ताकि आप ना फड़फड़ा के कुछ न कुछ करो करके, पर वो डिमोरलाइज करना नहीं, होना नहीं, है ना? वो उसका यही कारण है, वो लोग प्रेशर डालेंगे। एक मेरा स्टूडेंट था, उससे 10 क्वेश्चन ऐसा पूछे कि वो बता ही नहीं पाया, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, नर्वस हो गया, है ना? पर इसके बाद फिर से अपने आप को वो किया, कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप किया, और उसके बाद वो पैनल को भी समझ आ गया था कि वो थोड़ा-सा नर्वस हो गया है करके, क्योंकि 10 क्वेश्चन सही नहीं किया। इसके बाद वो फिर से अच्छा आंसर करने लगा, जो-जो वो पूछते जा रहे थे, जो-जो बन रहा था वो किया, और उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया। मतलब वो लोग सिंपली देख रहे हैं कि भाई कितना प्रेशर आप हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है ना? डिमोरलाइज़ करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, हो सकता है कि आप उसी में गिव अप कर जाओ, गिव अप करना नहीं है अपने को, ठीक है? एक चीज़ और होता है, थ्रेट या अपॉर्च्युनिटी। थ्रेट में क्या होता है, जैसे क्या है कि कुछ लोग ना, ऐसा लगता है कि आपके वेल विशर है, पर एक्चुअली होते नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि शुभचिंतक हैं, पर होते नहीं हैं, और मोस्टली फैमिली में ही ऐसे होते हैं, ठीक है ना? जो ना गलत गाइडेंस दे देते हैं आपको, ध्यान रखना, है ना? गलत गाइडेंस दे देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, और इनफैक्ट हो सकता है आपको वो लाइन भी चूज़ करने से मना करते हैं, मत जाओ उसमें, ये होगा, क्योंकि वो खुद बनने की कोशिश किया होगा कभी, नहीं बन पाया होगा, तो वैसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए ना, थॉट बिहाइंड द सजेशन, उसका क्या सोच है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना? सजेशन हर कोई तो देता रहता है, पर ज़रूरी नहीं कि मैं लूँ उसको, ठीक है ना? तो हो सकता है कि ना, जेलस के कारण से, जलन के कारण से वो आपको गलत डिसीज़न दें, तो उस पे नहीं आना, और उसका जब आपने जैसे डिसीज़न ले भी लिया, उसके बाद वो नेगेटिव चीज़ें बोलते जाएँगे, बोलते जाएँगे। तो वैसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करो, और उन लोग को ना थोड़ा दूर करो। इनफैक्ट इसका सबसे अच्छा तरीका, बताओ ही मत कि आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बताने से 2 होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि वो पूछेगा रिज़ल्ट हर बार, कि भई क्या हुआ आपका करके? तो बोलोगे कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, अगले बार देना है। तो अननेसेसरी प्रेशर क्यों क्रिएट करना? और दूसरा, जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट को बोलने दो ना, आप क्यों बोलोगे? तैयारी हमेशा से डार्क में होना चाहिए, और रिज़ल्ट फिर लाइट में आने दो, ठीक है ना? पर पहले मत बताओ कि आई एम प्लानिंग टू डू दिस, नो। तो ऐसा है ना कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं बना पाए, मतलब आप फेल करने का प्लान बना रहे हो। पता है ना कि एक पर्सन जो विथ प्लान है, एक मूर्ख, एक स्टूपिड पर्सन जो प्लान के साथ आया है, वो एक विदाउट प्लान वाले इंटेलिजेंट को बीट कर देगा, है ना? तो मतलब आपके पास योजना होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ोगे। वो योजना ही नहीं रहेगी तो आप आपको तो एक मूर्ख भी आपको बीट कर देगा, है कि नहीं? तो इसलिए मतलब मूर्ख से तो ऊपर आना है अपने को, क्योंकि अपने पास प्लान भी होना चाहिए, हम इंटेलिजेंट भी हैं, दोनों चीज़ है, ठीक है? बस प्लान सही बनाओ, योजना सही बनाओ कि मुझे कैसे खत्म करना है इसको, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ पे खत्म करते हैं फिर। ऑनलाइन में? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।